जी हाँ दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। तो हमारी कुछ विषय बहनें, कुछ विद्वान साथी, कुछ हित मित्र जो हमारे थे, कमेंट बॉक्स में दे रहे थे कि सर समास चला दीजिए। तो चलिए हम आपसी वार्तालाप ज़्यादा ना कर मित्रों, हम समास बिंदु को पढ़ते हैं। याद रखना, हर एक बिंदु आपको सीरियल बाय सीरियल मिल रहा मित्रों, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, कहानी को सुनना है, रटना नहीं, रटन के पुजारी नहीं बनना है। तो आइए, आज का हमारा जो बिंदु होगा मित्रों, वो क्या होगा? समास होगा। क्या होगा? समास होगा। तो सबसे पहले हम समास के बारे में देखते हैं, समास होता क्या है। तो याद रखना, समास का मतलब क्या होता है। याद रखना, इसका मतलब होता है संक्षेप, या क्या होता है, संक्षिप्त होता है। संक्षेप या संक्षिप्त का मतलब ये होता है किसी भी शब्द को छोटा सा छोटा रूप धारण कराना। यानी क्या होता है मित्रों, छोटा सा छोटा रूप धारण कराना। मित्रों क्या होता है, छोटा सा छोटा रूप क्या धारण कराना। जी हाँ, आइए, समास को जब हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे, तो क्या होगा, सम जमा क्या होता है, आस होता है। क्या होता है? आस होता है। याद रखना, इसके बारे में यदि हम समझना चाहें तो समास को दो भागों में तोड़े तो ये खुद देखने में देखो दीर्घ संधि लग रहा होगा, पर ये संधि का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि। सम जो है यहाँ उपसर्ग रूप में है, और सम का मतलब होता है मित्रों निकट, निकट या पास। आस का मतलब होता है क्या मित्रों? बैठाना। क्या? बैठाना। यानी शब्दों को पास पास यानी निकट लाकर बैठाना ही क्या कहलाता है? समास या संक्षेप या संक्षिप्त कहलाता है मित्रों। बात समझ में आ चुकी होगी। जी हाँ, याद रखना, जब समास का पर्याय ये होता है तो समास का जो विलोम होता है मित्रों, कभी गलत मत करना। इस बार एग्जाम में जो हमारे मित्र बैठे होंगे 2022 में, और उनको पता भी चला होगा, ऐसे परत दर परत पढ़ेंगे, कहानी सुन के जाना। याद रखना, मिनट नहीं सेकंड लगेंगे मित्रों हल करने में। समास का जो विलोम होता है मित्रों, ये क्या होता है? व्यास होता है। और व्यास का मतलब क्या होता है? याद रखना, व्यास का मतलब क्या होता है? विस्तार रूप। क्या होता है? विस्तार रूप होता है। और ये समास का क्या होता है? विलोम होता है। और समास का पर्याय ये होता है। जी हाँ, आइए, जब इसको दो भागों में हम तोड़ दें अगर व्यास को, तो याद रखना क्या होगा? बी जमा आस। और जो व्यास है अपने आप में मित्रों, जरा देखो, जब ई का मेल किससे होता है? अ से होता है, असमान स्वर से होता है, तो हम क्या करते हैं? ई के स्थान पर क्या रख देते हैं? या रख देते हैं। यानी जो व्यास है हमारा किस संधि का एग्जाम्पल है? यण संधि का एग्जाम्पल है। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा मित्रों। तो व्यास हमारा यहाँ लिख दे रहे हैं किस संधि का एग्जाम्पल है? यण संधि का एग्जाम्पल है। जी हाँ, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी मित्रों। आइए हम देखते हैं समाज के बारे में बहुत और कुछ चीजें जान लेते हैं। छोटी छोटी चीजें, जो यूनिक चीजें होती हैं, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हम साइलेंट हो जाते हैं, भगवान पढ़े थे, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। यही गलती करते हैं मित्रों। पहले उसकी भूमिका तो समझो, तथ्य को समझो, उसके बाद आप तहलका खुद ही मचा दोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, संधि और समास में थोड़ा सा अंतर होता है। याद रखना, हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे, अभी करेंगे, थोड़ा पहले और प्रारूप हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो समास होता है मित्रों, समास को तोड़ना, समास को तोड़ना हमेशा उसे क्या कहा जाता है? यानी समास को तोड़ना विग्रह कहा जाता है। क्या? विग्रह कहा जाता है। विग्रह कहा जाता है। लेकिन याद करना, मैं फिर कह रहा हूं, बातों को दोहरान कर रहा हूं, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। और याद करना, समास में हमेशा दो पदों का मेल होता है। क्या होता है? जरा ये भी देखो, समास में दो पदों का मेल होता है। हमेशा पदों का मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। थोड़ी जानकारी अलग हटके देना है मित्रों, नहीं तो तुरंत गलत करके चले आओगे, एग्जाम में उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, या हम कहते हैं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। याद करना, उसकी वजह से दुख तो आपको होगा ही, उसके साथ साथ आपके भाई को भी दुख होगा। मित्रों याद करो, जब हमारे घर परिवार में किसी एक व्यक्ति को कोई समस्या होती है, दुख होता है,
तो एक परिवार की वजह से सारे परिवार को दुख होता है। वही कहानी यहाँ मित्रों, तो जुड़ जाओ तहलका मचाने के लिए। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा अलग देख लेते हैं, हालांकि हमारा समाज से ही बिंदु है। तो जरा देखो, अगर हम कहें संधि में हमेशा, थोड़ा सा देखना, संधि को तोड़ना, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, विच्छेद कहा जाता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहा जाता है। और संधि का यदि आ जाए विलोम क्या होगा, तो यही विलोम भी होता है। बात समझ में आ गई होगी। अर्थात समास को तोड़ना विग्रह कहा जाता है। तो याद रखना, विग्रह को ही क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, व्यास कहा जाता है। रटने की क्या बात है, थोड़ा सा देखते हो तो तहलका मचा देना है। कैसे हो रहा है ये देखो। अब जरा एक बिंदु आगे और बढ़ते हम। करना क्या है मित्रों, समास में तो दो पदों का मेल होता है, पर संधि में दो वर्णों का मेल होता है। क्या मेल होता है मित्रों, क्या होता है, मेल होता है। दोनों में अंतर देख लिए, संधि और समास में। अच्छा, एक चीज अब और देखना है, यदि हम बात करें कि जो समास होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन, वो भी देखते हैं क्या होता है मित्रों। यदि हम समास की परिभाषा दें, परिभाषा, समास की परिभाषा यदि हम दें, समास की परिभाषा यही होती है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है उसी को समास कहा जाता है। देखो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है या नए शब्द का निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है, समास। जी हां, एक चीज और देखिएगा, जो समास होता है, समास में यदि आ जाए हमेशा कितने पद होते हैं, तो समास ही नहीं, संधि हो चाहे समास हो, हमेशा दो ही पद होंगे मित्रों। मैं बार बार ध्वनियों का उच्चारण कर रहा हूं, गलती मत करना। तो याद रखना, हम यहां लिख दे रहे हैं पॉइंट करके, संधि और समास में हमेशा दो पद होते हैं। आ जाए तो एग्जाम में गलत नहीं करना है कि संधि और समास में हमेशा कितने पद होते हैं। तो संधि हो चाहे समास हो, हमेशा कितने पद होंगे, दो होंगे। बात समझ में आ गई होगी मित्रों। लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करिएगा। लाइक वाला बटन प्रेस करने से मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा, पर शरीर की जो एनर्जी हो और बढ़ जाएगी। हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आपके सामने मुखातिब होंगे मित्रों, याद रखना। और उससे हम करोड़पति नहीं बन जाएंगे, या आप कुछ भी सोचो, हाँ उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, याद रखना। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम अपनी वाणी को आगे बढ़ा सके मित्रों। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। आइए देखते हैं, यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो जरा देखो क्या करना है आपको। और समास में हमेशा दो पद होते हैं। जी हां, समास में हमेशा दो पद होते हैं। और वो दो पद कैसे आपको देखना है, जरा देखो। समास में दो पद तो होते हैं, तो सबको पता है मित्रों। तो अब जरा देखना है, समास में दो पद होते हैं। जैसे मैंने एक लिखा शब्द मित्रों, गंगा जल, ऐसे मैंने लिखा क्या, कार्य कुशल, ऐसे मैंने लिखा रसोई खाना आ जाता है या रसोई घर आ जाता है। दोनों बात वही है मित्रों, रसोई घर आ जाता है। ऐसे मित्रों क्या आ जाता है, कन्यादान आता है, कन्यादान आता है। मैंने कहा समास में हमेशा संधि हो, दो पद होंगे। पर समास में हम देख लेते हैं, जब इसको हम अलग अलग करेंगे दो पदों को, तो ऐसे करते हैं। जरा देखो, गंगा और जल,
जब हम कार्य कुशल को देखते हैं तो यही कहते हैं कार्य में कुशल, और जब हम रसोई घर को देखते हैं तो हम इसे कहते हैं रसोई के लिए घर। जी हाँ, ऐसे कन्यादान का कर देते हैं तो कहते हैं कन्या का दान कर देते हैं। पहले बातों को समझना। अब दो दो पद मिले, गंगा जल, कार्य कुशल, रसोई घर, कन्या दान। अब जो हमारे प्यारे विद्यार्थी होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे कंसेप्ट वाइज, उनको समझ में आ गया होगा। मित्रों याद रखना, जो गंगा जल, कार्य कुशल, रसोई घर, कन्यादान हम एक में मिलाकर लिखे हैं, इसे एक में मिलाकर लिखे हैं, और जो एक में मिलाकर लिखा गया है इसी को क्या कहा जाता है? सामासिक, या क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। मित्रों अब तो एक बार लाइक वाला बटन प्रेस कर दो, तहलका मचा दोगे। क्या हो गया? कुछ हमारे मित्र, कुछ हमारी विश्व बहनें कह रहे होंगी सर ने तो कमाल कर दिया। अरे ऐसे जुड़े रहो, कमाल हमेशा होगा। जो समस्त पद एक में मिलाकर लिखे गए हैं ऐसे ऐसे, इन्हीं को सामासिक या क्या कहा जाता है? समस्त पद। अब जरा देखो हम ऐसे लिखे क्या, यहाँ गंगा और जल, कार्य में कुशल, रसोई के लिए घर। यहाँ देखो और लिखा मैंने, यहाँ में लिखा, यहाँ के लिए लिखा। अब देखो ये जो हमारे बीच में और आगे में आ गया, के लिए आ गया, का आ गया, जरा देखते चलो। यहाँ क्या आ गया? का आ गया। याद रखना इन्हीं को ही क्या कहा जाता है मित्रों? जो ये मैंने और लगाया, में लगाया, के लिए लगाया, कन्या का दान लगाया, बीच में का लगाया, ये वाले हमारे जो प्रारूप है इन्हीं को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है मित्रों। आ जाओ एक बार मैं इसकी डिफिनेशन भी बता देता हूं, ताकि आपके मानस पटल में हमेशा के लिए स्थायित्व प्राप्त हो जाए। आप नींद में रहो, गहरी नींद में कोई पूछे समास विग्रह किसे कहा जाता है, कहोगे भैया इसको कहा जाता। आइए तो जरा देखो, सामासिक या समस्त पद। याद रखना दो पद हुए, एक गंगा, एक जल, एक कार्य, एक कुशल, एक रसोई, एक घर, एक कन्या, एक दान। मित्रों याद रखना समस्त पद या सामासिक पद तो यही हुआ जैसे हम लिखे थे कि भैया गंगा जल, गंगा जल, या हम ऐसे लिख देते हैं रसोई घर। अब आप समझ जाना, सारा एग्जाम्पल नहीं लिखने वाले, ये समस्त पद है। और समस्त पदों के मध्य में हम क्या कर दिए, जब देखो ये के लिए, का, में, और, तो जरा देखो हम ऐसे करते हैं के लिए, ऐसे आता है, जरा देखो का, ऐसे आता है में। याद रखना मित्रों ये सभी के सभी क्या है? हमारे कारक विभक्ति चिन्ह है। जो मित्र हमारे थोड़े से हिंदी व्याकरण को पढ़े होंगे उनको सदैव पता होगा के लिए, के द्वारा, का, में, पर ये जो दुनियादारी होता है मित्रों, इनको क्या कहा जाता है? कारक की विभक्ति चिन्ह। याद रखना समस्त पद या सामासिक पदों के मध्य में जब हम इन्हीं कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं, इन्हीं के मध्य में जब हम कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। और जब याद रखना समस्त या सामासिक पदों के मध्य से हम कारक विभक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं, उसी को सामासिक या समस्त पद कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी विश्व बहनों, हम लिख दे रहे बेकायदे, तो आपको पढ़ के जाना है। जरा देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, सामासिक पद किसे कहा जाता है? पहले हम इसकी डिफिनेशन लिख रहे हैं, जरा देखो। सामासिक, सामासिक या समस्त पदों के मध्य से जब हम कारक विभक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं, लोप कर देते हैं, तो उसी को समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। अच्छा याद रखना जो कारक विभक्ति चिन्ह मैंने लिखा, मैं अपने मुखापे के द्वारा ध्वनियों का उच्चारण कर रहा हूं, हर चीज लिखकर नहीं बताई जा सकती मित्रों। कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग होता है, नोट करते चलना आप। क्या होता है? कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग होता है। जी हाँ, आइए हम देखते हैं
समास विग्रह किसे कहा जाता है? ये तो सामासिक पद की परिभाषा रही। अब जरा देखो समास विग्रह किसे कहा जाता है, अब आप समझ जाएंगे। इसकी डिफिनेशन यहां लिख दे रहे हैं। सामासिक या समस्त पद के मध्य में जब हम कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है मित्रों? उसी को समास विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। एक बार मैं आपके पाठ्य सामग्री की डिफिनेशन को यहां बता रहा हूं। समास विग्रह किसे कहा जाता है मित्रों? समस्त पद या सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहा जाता है। तरीका कोई अपनाओ, पर आपके मानस पटल में जल्दी से अस्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं अपनी तरफ से ये परिभाषा बना के दिया हूं मित्रों। एक नहीं 1 लाख एग्जाम्पल हल होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम अपने वाणी को आगे बढ़ा सके मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते धीरे धीरे बढ़ेंगे मित्रों। जैसे जैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, गलत तो कभी हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी मित्रों। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब कहो पढ़े ना, आ जाए एग्जाम में गलत हो जाए तो कहो बताए तो मेरे मित्र ने, पर गलत कैसे हो गया मित्रों? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं रियल बता दूं, 101% गारंटी लेकर कहता हूं कि हिंदी व्याकरण के यही नहीं समस्त बिंदु जो पढ़ोगे आप अंगुली पे नचाओगे। लेकिन हाँ, वही जो हमारे मित्र शुरू से जुड़े रहेंगे और अंत तक देखेंगे। वीडियो को भगा कर मत देखना, नहीं तो मजा ही बेकार हो जाएगा। कोई चीज सीखता करोगे, सीखता नुकसानदायक होगी। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो ज्यादा जोर देकर प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। यदि आ जाए समास के प्रकार पर हम चर्चा करते हैं मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करने जा रहा हूं। यदि आ जाए आपके एग्जाम में, ऐसे पूछा जाए, सिर्फ जरा देखो समास के प्रकार, बातों को बहुत ध्यान से सुनना नहीं तो गलत होगा। समास के प्रकार या ऐसे कहे समास के भेद, कहीं कहीं बुकों में ऐसे मिलेगा समास के भेद। तो हमारे यहाँ के मित्र क्या होता है ना, जानते हो? समास के प्रकार, समास के भेद, ये दोनों बिंदु का पर्याय एक होगा। बातों को बहुत गौर से सुनना, गलत मत करना। चाहे समास के प्रकार कहे चाहे समास के भेद कहे, दोनों बिंदु का पर्याय एक आपको समझना, नहीं तो गलत होगा। याद करना, समास के प्रकार या समास के भेद कहे तो याद करना ये कितने होते हैं? 6 होते हैं, जो बचपन से हम पढ़ते चले आते हैं। अब आपको ये भी बता देना चाहता हूं मित्रों, यदि समास के उपभेद की बात करें मित्रों तो 15 होते हैं। नोट करते लिखते चलिएगा। समास के जो उपभेद होते हैं 15 होते हैं। आपका दोस्त, आपका मित्र वो भी बताएगा मित्रों। इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं समास, डेली पढ़ेगा, रेगुलर वीडियो आप देखते रहिएगा। समास के प्रकार, समास के भेद 6 होते हैं। तो याद रखना। दूसरा जो प्रश्न आता है, यदि ऐसे पूछ लिया जाए मित्रों कि पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, पदों की प्रधानता के आधार पर जो हमारे टेट, सुपर टेट, सी टेट, जूनियर एडेट की तैयारी करने वाले हमारे मित्रों, हमारी विश्व बहनों से अनुरोध है, प्रश्न जरूर देख के जाइएगा और यही प्रश्न आने वाले हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के जो प्रकार होते हैं मित्रों, कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अगर आ जाए तीसरा जो प्रश्न है मित्रों, कभी गलत नहीं करना है। मूल रूप में समास के प्रकार कितने होते हैं? तो जवाब कितना देना है? 5 देना है। लेकिन मैं रियल बता दूं मित्रों, आपके जो एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न आते हैं समास के प्रकार या समास के भेद की बात करें, 6 या पदों की प्रधानता के आधार पर ये ज्यादा आता है, 4 होते हैं। अब 4 में कितने भेद होते हैं वो सब पता चलेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलो देखो समझ गए होंगे। चलो अब हम एक एक पर चर्चा करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे मित्रों पदों की प्रधानता के आधार से। जरा देखो, पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास के हमारे प्रकार होते हैं 4 होते हैं। जी हाँ, अब तेज चलेंगे मित्रों। क्या? पदों की प्रधानता के आधार पर
समास के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। जी हाँ, कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला जो हमारा होता है मित्रों, वो क्या होता है? जरा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव। दूसरा होता हमारा मित्रों तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा होता है मित्रों द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। और जो चौथा हमारा होता है, क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यही होता है। कभी काल हम एग्जाम में बैठते हैं तो पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा पदों की प्रधानता के आधार पर समास का प्रकार नहीं रहा, तो वहां हमारे दिल और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो बातों को कम सुनिएगा, इस काम पर, इस बिंदु पर ज्यादा जोर दीजिएगा। जी हाँ, ये रहे। अब आइए देखते हैं एक एक करके। मित्रों देखो, अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास देखो पहले नंबर पर है। देखो हम यहाँ नामकरण दे रहे हैं। अव्ययी भाव समास हमारा पहले नंबर पर है, तत्पुरुष दूसरे, ये तीसरे, ये क्या है? चौथे। आइए हम देखते हैं। अव्ययी भाव समास पहले नंबर पर है मित्रों, तो याद रखना हमेशा और हमेशा इसका क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। क्या? पहला पद। और पहले पद को भी क्या कहा जाता है? पूर्व पद ही कहा जाता है। याद रखना, मैं सीरियल से लिखा हूं तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर होता है, तो याद रखना इसका कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। और दूसरा पद ना कहकर क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर पद। चाहे उत्तर पद कहे चाहे दूसरा पद कहे, दोनों बिंदु का पर्याय एक होगा। जी हाँ, द्वंद्व समास तीसरे नंबर पर है। जरा देखो, मैं ट्रिक भी बताते चल रहा हूं। द द, यहाँ द्वंद्व है, यहाँ द्वंद्व है, तो द का मतलब यहाँ, द का मतलब यहाँ, तो यहाँ एक द यहाँ, कितने द हो गए? 2 द। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तहलका मचा दो। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जी हाँ, अब एग्जाम में ये पूछा गया था कि पदों की प्रधानता के आधार पर, या ऐसे पूछता है किस समास का सदैव उभय पद प्रधान होता है? किस समास का सदैव उभय पद प्रधान होता है? तो मित्रों याद रखना, उभय पद प्रधान इसी का होता है। किसका? द्वंद्व समास का। हम यहाँ जरा लिखते चल रहे हैं। उभय पद प्रधान अगर आ जाए तब भी जवाब देना हमारा कौन होगा? यही द्वंद्व होगा। जी हाँ, आइए हम बहुव्रीहि समास के बारे में चर्चा करते हैं। बहुव्रीहि समास का दोनों ही पद क्या होता है मित्रों? गौण होता है। गौण का मतलब होता है जिसका महत्व कम हो, जिसका महत्व कम हो मित्रों। अर्थात हमारा कहने का आशय ये है, बहुव्रीहि समास नहीं, कोई समास हो 2 पद होंगे, अर्थात दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद का महत्व क्या होगा? कम होगा। अर्थात ये भी याद रखना, जो तीसरा पद होगा, क्या? तीसरा पद हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है मित्रों। क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ मित्रों, याद रखना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। याद रखना, जैसे यहाँ उभय पद प्रधान होता है, अगर एग्जाम में आ जाए किस समास का दोनों ही पद अपद प्रधान होता है या अप्रधान पद होता है, तो जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों, अप्रधान पद किस समास का होता है? तो हम जवाब देंगे बहुव्रीहि का। तहलका मचाना है, तहलका मचाना है मित्रों। याद रखना, धैर्य के साथ पढ़ना। लेट होगा, देर नहीं होगा, याद रखो, अंधेर नहीं होगा, पहुंचोगे जरूर सफलता के दरवाजे तक, बेशक देर हो। कंसेप्ट वाइज सीखने वाले हमारे मित्रों को सदैव याद रखना, असफलता के दरवाजे का मुखाबे नहीं देखना पड़ता, सफलता के दरवाजे तक अवश्य पहुंच जाते हैं। लेकिन कब? जब कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं तब मित्रों। तो आइए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसमें और प्रारूप बताने वाले हैं। जी हाँ, जरा देख लो जी। अब देखो जरा मित्रों, आ जाए यदि अब इसमें हम बात करने वाले हैं, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि तत्पुरुष समास से कौन से ऐसे 2 समास हैं जो निकल कर आए हैं, यानी तत्पुरुष समास से कौन से 2 समास निकल कर आए हैं मित्रों, याद रखना। तो तत्पुरुष समास से 2 समास निकल कर आए हैं। ये क्या? दिगु और क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। दिगु और क्या होता है? कर्मधारय समास इस तत्पुरुष से निकल कर आए हैं। और याद करना, तरीका बता रहा हूं,
तत्पुरुष समास का दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, तो जो दोनों यहां से निकल कर आए हैं तत्पुरुष से, इन दोनों का भी दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरा पद यानी क्या मित्रों? उत्तर पद, इसका भी दूसरा पद प्रधान होगा, यानी क्या कहा जाता है? उत्तर पद। चाहे दिगु हो, चाहे कर्मधारय हो, चाहे तत्पुरुष, इनका सभी का दूसरा पद प्रधान होगा। आइए जरा देखते हैं मित्रों, पिछली बार यूपीएसआई का जब आयोग ने पेपर कंडक्ट कराया था, सारी चीजें आप जानते चलो। पाठ्य सामग्री जहां साइलेंट होगी, आपका भाई आपका दोस्त वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा। भरोसा तो रखो मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तहलका मचा के आओगे, मेरी गारंटी है। याद रखना, तत्पुरुष समास में पूछा था, तत्पुरुष समास में कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार जो हमारे मित्र भाई होंगे, बंधु होंगे, विषय बहन होंगी, पढ़ने वाले होंगे, वो जानते होंगे कि कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जबकि अगर भेद आए तो भेद 2 होते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्याधिकरण। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी, पर याद करना कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार जो इसके 6 भेद होते हैं मित्रों, 6 भेद होते हैं। 6 भेद क्या होते हैं? कर्म से लेकर संबंध तक मित्रों, याद रखना, चाहे कर्म, तत्पुरुष, करण, संपदान, अपादान, चाहे अधिकरण, कोई भी तत्पुरुष समास का भेद हो, हर का दूसरा पद ही प्रधान होगा। क्या होगा? दूसरा पद यानी उत्तर पद ही प्रधान होगा। और एग्जाम में पूछा था कि संप्रदान तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होगा। हमारे जितने भी मित्र थे, जितने भी प्रियजन थे, वो सदैव उनके चेहरे पर मासूमियत छा गई थी। भगवान मानो सभी पुस्तकें पढ़ डाले थे, पर इसका क्या होगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, जरा इसको देखो तो तत्पुरुष समास से संबंधित जितने भी होंगे, सबका दूसरा ही पद प्रधान होगा। सारे हमारे बच्चे, सभी हमारे मित्र वहां तीसरा पद, चौथा पद लगा के आए थे, न जाने क्या क्या। तो मित्रों, ऐसे ही पढ़ना है। तो तब तक के लिए मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि हम अपनी वाणी को बढ़ा सकें। तो जी हाँ, आज तक की कक्षा हमारी समास की यहीं तक थी। तो पुनः हम जब मिलेंगे, इसके आगे वाला नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। और ये भी हम बता देना चाहते हैं, संधि का भी पार्ट चलेगा आगे के साथ साथ चलेगा, बहुत स्पीड के साथ चलेगा। आप जुड़े रहो मित्रों, मजा आएगा। तो मित्रों, आज के लिए हमारी कक्षा यहीं तक। शुभ रात्रि, जय हिंद।